आपकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग बहुत अजीज़ होते हैं जिनका इंटरव्यू करने का आपका सपना होता है, बरसों से मन होता है, और जब मौका मिलता है तब आप उनका इंटरव्यू करते हो। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई। मेरे लिए वो व्यक्ति हैं जिनसे मैंने जीवन जीना सीखा, जीवन संजीदगी से जीना सीखा, जीवन खुशी से जीना सीखा, और लेट गो वाली लाइफ मैंने उन्हीं से सीखी है। वो क्या करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो लोगों को कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, ये आज इंटरव्यू में ही पता चलेगा। क्योंकि आज तक मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता होता कि दादा आज कर क्या रहे हैं और एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं। उनका नाम है दिवाकर आचार्य। नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफल कहानी का ये नया एपिसोड। और आज उस व्यक्ति से मिलकर, इनफैक्ट मिलकर भी क्या, मैं भी उनको लेने जा रहा हूँ। वो जस्ट बाहर होंगे, उन्हें देखकर आपको लगेगा कि यार ये कितने इंटरेस्टिंग इंसान हो सकते हैं। हम जस्ट टेकिंग ए दादा, आप जस्ट वेट ही कर रहे थे क्या बाहर? कैसे हो? टाइमिंग अच्छी है। ऑलवेज द मैन ऑफ टाइमिंग्स। आइए, आज दिस इज आफरीन बाग, जयपुर की एक प्लेस है जहाँ हमने आप शूट की व्यवस्था करी है आज आपके लिए। हैव अ सीट। आफरीन आफरीन मतलब जैसे आप व्यक्तित्व में वैसे ही आफरीन है ना चीज़ें। मुझे एक्चुअली शूज़ और स्लीपर्स में ना बहुत वो अनईजी फील होता है, तो मैंने अब ये कर लिया कि मैं पहनता ही नहीं हूँ। हाँ, तो जो पसंद नहीं वो करना भी नहीं। करना आपसे ही सीखा है। एग्जैक्टली। तो रेडी फॉर द इंटरव्यू? Yeah, actually, see, I was thinking of more of an interaction, क्योंकि तुमसे लंबे टाइम से बात नहीं की। एग्जैक्टली। और आज ही मैं सोच रहा था कि पहले 40 मिनट होंगे जिंदगी में जहाँ मैं भी बोलूंगा बीच में। अदरवाइज मैं बैठ के सुन रहा होता था चीजें, आज बबन बोलेगा बीच में। हाँ, ये इंटरेक्शन है। इट इज लाइक कि दो लोग हैं और बतिया रहे हैं और आप लोग सुन लो। हाँ नहीं, आप हम तो फालतू हैं ही। डन दादा, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू देन। श्योर। दादा, मैंने इतने इंटरव्यू कर लिए हैं अभी तक। मैं पिछले 4-5 साल से इंटरव्यूज़ ही कर रहा हूँ, और सब में मेरे पास ना इंट्रो के लिए बताने के लिए होता है कुछ ना कुछ कि ये हैं या ही इज़। अगर मैं पायलट का कर रहा हूँ, IAS का कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ बता दो आप हो क्या, मतलब हु दिवाकर आचार्य इज़। मैं तो अभी तक पिछले 10 साल में एग्जैक्टली एक सेंटेंस, एक लाइन में नहीं कर पाया उसको। यार, मैं ना एक छोटा बच्चा हूँ जो गुम गया हूँ। किधर सबके सामने हो तो तब भी घूमे हो। मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। पहुँचना चाहते कहाँ हो? अब ये डिसाइड हो जाता ना तो मेरे हिसाब से काम आसान हो जाता था, बट बहुत लंबे टाइम से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सो कितने साल हो गए डिसाइड करते करते? कर बचपन से ही चल रहा है, जर्नी है वो तो चले जा रही है। सो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक रीडिंग बुक्स। तो मैं क्लास बंक करके लाइब्रेरी में बैठा रहता था। तो कई बार टीचर्स मुझे लाइब्रेरी से निकाल के लेके आए हैं कि भाई फिजिक्स पढ़ ले, फिजिक्स भी काम आने वाली है। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता था कि यार ठीक है, फिजिक्स पढ़ने से बेटर है कि मैं प्रेमचंद पढ़ लूँगा, या फिजिक्स पढ़ने से बेटर है, या मैथमेटिक्स पढ़ने से बेटर है कि मैं शेक्सपियर पढ़ लूँगा। अच्छा, कहानियाँ तो बचपन से पसंद थी ना? मतलब कहानियों में बचपन से पसंद थी, मुझे किरदार बहुत पसंद थे। अच्छा। मैं हमारी गली में आने वाले लोगों को, सबको, मेहमानों को मिमिक किया करता था। तो कई दफ़े इस चीज़ के लिए डांट पड़ी, पिटाई भी हुई मेरी। अच्छा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था। फेवरेट कौन था मिमिक करने के टाइम पे? बहुत सारे लोग। डांट पड़ी हो सबसे ज़्यादा यार ये मत कर? एक्चुअली मेरे डैड मुझे कहते थे कि इस तरह से ये बदतमीज़ी होती है, ये सब नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसकी ऐसे मिमिक क्यों करते हो। बट मुझे उसमें मज़ा आता था। मुझे फील आती थी कि जैसे हमारे एक सरदार जी आते थे, वो कान छेदने वाले थे। तो मैं सिटी एरिया में बड़ा हुआ हूँ, बड़े पास में घर होते हैं, मोहल्ला जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो सरदार जी आते थे साइकिल पे और वो कान में छेदते थे। तो वो ऐसे बोलते थे, कान की वाली लौंग वाले। तो आई यूज्ड टू लाइक, जैसे ही सरदार जी आए मैं ऊपर से। अच्छा, उनके साथ ही? अच्छा, कोई नहीं, दे दो यार आप पानी की बोतल, अब चल रहा है, कोई बात नहीं। आप फिर सरदार जी के साथ ही? तो अच्छा, सरदार जी वॉज वेरी मच लाइक, बहुत मस्त आदमी थे। सरदार जी नीचे से स्माइल करते थे और वापस रिपीट करते थे कि मैं उनके सुर में सुर मिलाऊं। अच्छा, चल रहे दोनों की जुगलबंदी। यस। और उनको भी लगता था 8 साल का बच्चा है, इसको क्या ही बोलोगे अब। उनको मजा आ रहा था, मुझे ही मजा आ रहा था। तो इस तरह से ना मुझे लगने लगा कि यार ये फन है। फिर किताबें पढ़ना फन हो गया।
फिर उसके बाद में हुआ ये कि स्कूल फंक्शंस में जो है प्लेज में या कहीं पर ले लिया जाता था, और मैं क्या है कि मेरी आदत थी, मुझे किरदार क्योंकि पसंद थे तो मैं उन किरदारों में घुस जाना चाहता था। जीते थे उनको आराम से, मजा आता था मुझे, क्योंकि जैसे मुझे एक पंडित जी का कैरेक्टर मिला तो मैं जो छुआछूत मानते हैं तो मैं उस कैरेक्टर में घुस गया। और मैं ना जो गडरिया जिसने मेरे लोटे से पानी पी लिया, ये बहुत पुरानी बात है, तो मैं छठी कक्षा में था, तो उसने मेरे लोटे से पानी पी लिया और मैं चूंकि छुआछूत मानता और मैं वो पंडित हूँ उस समय। अच्छा, अंदर वो उस है गडरिये अच्छा। को मैंने वाकई में पीट दिया जिसने Seriously पीट दिया उस उसको? गडरिये ओ का भाई कैरेक्टर साहब। करने वाले लड़के को पीट दिया मैंने। और मजे की बात यह कि उसको हमारे शहर के उदयपुर के कलेक्टर साहब देखने आए थे प्ले को। तो जब वो प्ले खत्म हुआ, सारा फंक्शन खत्म हुआ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया और अच्छा। बोला कि तुम उसको पीट क्यों रहे थे। मैंने कहा सर, अगर मैं एक छुआछूत वाला पंडित हूँ और वो एक गडरिया है और वो मेरे लोटे को छू लेता तो मुझे तो इतना ही गुस्सा आना चाहिए ना सर। हाँ। तो बोले तुम छुआछूत मानते हो? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं उस कैरेक्टर में हूँ तो मुझे आना चाहिए। आना चाहिए ऑब्वियसली। और तब तो मैं छठी कक्षा में था, तब मुझे ये लगता था कि नहीं यार, गुस्सा तो आएगा और आना चाहिए भी उस समय। उस कैरेक्टर को गुस्सा आना चाहिए क्योंकि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी वो कहती है कि छुआछूत वाला आदमी। इतना थिएटर कोई समझाने वाला था नहीं। बिल्कुल, और तब भी समझ पा रहे थे। तो किरदार पढ़ते पढ़ते पढ़ते, किरदार करते 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 किरदार लिखने बैठ गया। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज, कभी कोई हमारी एक बालंस करके एक हाँ हाँ आती थी ना, बिल्कुल। तो उसमें मैंने स्टोरी ये भेजी थी। मतलब तो चाचा चौधरी वाला युग था ना, तब बाल हंस हाँ, और काफी तो- सारी चीजें आ रही होती थी। तो बालंस में मैंने अपनी एक स्टोरी भेजी थी, वो छप गई थी, तो बड़ा एक मज़ा आया कि हाँ यार। फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो मेरे एक पापा के कज़िन थे, उन्होंने वो कविताएं करते थे और वो पढ़ते भी अच्छा थे। तो उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की पोइट्रीज़ की, और मेरी बर्थडे थी उस दिन, और उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी को दूसरा क्रांतिकारी दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो क्योंकि मेरे विचारों से हमेशा यूँ रहते थे कि यार ये इस आदमी में क्रांति करने का कुछ मादा नहीं है। मुझे एक बात बताओ ना, क्रांतिकारी से कौन से वाले क्रांतिकारी का मतलब था? क्योंकि उस उम्र में हम जैसे जो बच्चे हैं, 16 साल का था मैं 16 उस- साल के बच्चे, मतलब फिर भी बच्चे लड़के मान लो आप उनको, वो ऐसे थे कि या तो समाज उनको बोले ये खत्म लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ना ये पढ़ पा रहे हैं ना ये कुछ कर पा रहे हैं, और इन्हें बाहर ही मजा आ रहा है घर से दिन भर। मतलब वही बच्चे थे ना। रिबेलियस नेचर हाँ। कह सकते हो, कुछ ऐसा कह सकते हो कि यार लॉजिक पे अड़ जाना। हाँ। और वो चीज़ें जब तक अपनी बात नहीं मानी जा रही है या उस लॉजिक के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है, तब तक अड़े रहना उस चीज़ पर, चाहे कोई कुछ कह रहा हो, चाहे कोई कुछ हाँ। कह रहा हो। तो इन चीज़ों को लेकर वो थोड़ा मानते थे कि मैं क्रांतिकारी हूँ। तो उन्होंने मुझे जो किताब बुक जो गिफ्ट की थी वो थी फैज़ साहब की, फैज़ अहमद हाँ। फैज़। और फैज़ अहमद फैज़ पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि यार क्या लिख रहा है ये आदमी। फिर मैंने उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ी, मुझे लगा अरे यार गज़ब लिखते हैं ये तो। फिर मैंने कहा पढ़ने का अरे चस्का लगा होगा। और मैंने कहा और किताबें हैं हाँ। ऐसी जिनमें पोइट्री लिखी हो? तो बोले बहुत है, घर आओ। मैं उनके घर पे चला जाया करता था, वो वहाँ से कुछ पीजी डिप्लोमा कर रहे थे। अच्छा। उदयपुर से, तो उनके घर चला जाया करता था। अच्छा, मुझे कुकिंग का शौक़ था और उनको कुकिंग में आलस आता था। तो 16 साल की उम्र में मैं भाई साहब के लिए खाना बना रहा हूँ और भाई साहब बैठ के सुना रहे हैं आपको। अच्छा, मज़े ले रहे हैं, हम लोगों का डिस्कशन चल रहा अरे है। वाह। फैज़ पढ़ा, गालिब पढ़ा, साहिर पढ़ा, दाग दहलवी, कई सारी किताबें पढ़ डाली। फिर जब 10वीं पास करके 11वीं में आया तब मुझे लगा कि यार मुझे लिटरेचर ही ले लेना चाहिए। फिजिक्स तो बस की बात है। हाँ, फिजिक्स बस की बात थी ही नहीं। मैं हाँ। 1 महीना मैंने साइंस मैथमेटिक्स पढ़ के भी हाँ। देखा, बट मुझसे हुआ नहीं, अपना एप्टीट्यूड ही नहीं है था बस का। शुरू से। मन में मालूम था कि मैं आर्टिस्ट हूँ। एक बार 9th स्टैंडर्ड में सब बच्चे बता रहे थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे ऐसे। आपने क्या बताया था? मैंने कहा यार मैं फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, अभी तक बना नहीं पाया हूँ ढंग का कुछ लेकिन मैं बनाऊंगा। कौन सी फिल्म देख के लगा था कि यार मैं फिल्म बनाऊंगा? एक तो मदर इंडिया जिसने अच्छा। बहुत इम्पैक्ट डाला था, जिसके कैरेक्टर्स ने इम्पैक्ट डाला था। 2 बीघा ज़मीन, प्यासा। अच्छा। ये प्यासा तो मैंने 14 वर्ष की उम्र में देखी थी और मुझे मेरी माँ ने समझाई थी फिल्म। अच्छा, समझ मुझे समझ में हाँ। भी नहीं आई थी। मुझे लगा था ये चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा ये पूरा मुझे ऐसा लगा था कि कितनी सैडनेस है यार इस फिल्म में।
तो मेरी माँ ने मुझे समझाई थी फिल्म, तो मैंने कहा अरे यार ये तो गजब की कहानी है ना। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते वो पोइट्री, अच्छा पोइट्री पढ़ने के बाद में क्या है कि आप ये सोचते हो कि आप पोइट्री कर सकते हो। हाँ, हर इंसान एक पोइट्री पढ़ेगा, बट तो कैसे कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अच्छा, मदर इंडिया देख के शेखर कपूर को ढूंढना शुरू किया था? मतलब मैं अभी जानना चाह रहा हूँ, आज हम जो करते हैं कोई चीज़ देखते हैं। मिस्टर इंडिया के बारे में बात कर रहे हो तुम? नहीं, मैं मदर इंडिया के बारे में बात करूँ। मिस्टर इंडिया तो बहुत बाद में बनी है। मदर इंडिया में शेखर कपूर क्या कर रहे थे उन्होंने, अच्छा मैं बैंडिट क्वीन से वो कर रहा हूँ। बैंडिट क्वीन, यस। अच्छा, पर बैंडिट क्वीन भी बहुत कमाल मूवी थी, उसका एक एक फ्रेम जोरदार है ना। वापस रिक्रिएट करने का मन कर जाता है कि मैं होता तो ऐसा कुछ तो बनाता। नहीं, मैं किसी के काम को रिक्रिएट नहीं कर सकता। अच्छा। इसका रीजन जो है, और जो मैं दूसरा वो पोएट्री से अपन इधर उधर भटक गए, तो हुआ ये कि आई थिंक इट वाज जी और स्टार, पता नहीं क्या था, गुलजार साहब का इंटरव्यू था। अच्छा। उस पूरे इंटरव्यू में से मेरा टेकआउट जो है वो क्या रहा कि एक तो गुलजार साहब ने कहा था कि आजकल लोग बाग जो है ना वो पढ़ते कम है और बोलते ज़्यादा है। मुझे बड़ी स्ट्राइक करी ये बात। फिर उन्होंने कहा कि यार अच्छी पोइट्री लिखनी हो तो पहले अच्छी पोइट्री पढ़नी पड़ेगी। पढ़ना सीखो। आप पढ़ना सीखोगे, पहले तो आपको पढ़ना सीखोगे, आप में पढ़ने के शऊर आएंगे। और पढ़ने का शऊर जो है वो मुश्किल, पहले पढ़ना और अच्छा पढ़ने में तो फर्क है। ये आप तो कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर अच्छा पढ़ रहे हो। हाँ, और एक उन्होंने बहुत कमाल की बात कही थी उसके अंदर के 100 सफ़े पढ़ने से बेहतर है 100 कदम पैदल चलो, ज़्यादा किरदार मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है गुलजार साहब के उस इंटरव्यू में से मेरे दिमाग में रह गई। तो जब भी ऐसे बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था, मैं सोचता था एक दिन मनु ग्रोवर आएगा और मेरा इंटरव्यू लेगा। मतलब वो गुलजार साहब ने कटाक्ष करना भी सिखाया था क्या? उसी इंटरव्यू में बताता, कोई लाइन बोली हो तो। कटाक्ष करना केपी सक्सेना। अच्छा, उन्होंने सिखाया। केपी सक्सेना जी के व्यंग्य आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो वो कटाक्ष जो है वो वहाँ से आता है ना। ये सब 12वीं के आसपास ही हो रहा था सब। हाँ, ये सब 9वीं से ही चालू हो गया था चीज़ें, नए इनपुट्स आना। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों में उठता बैठता नहीं था। अच्छा। एक लिमिटेड सर्कल था जिन लोगों में मैं उठता बैठता था, बहुत बड़ा ऐसा सर्कल नहीं था। और वो लिमिटेड लोग बाग भी ऐसे थे कि वो साहित्य से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, है ना। फिल्में केवल सनी देओल और अक्षय कुमार की और ऐसी देखना। थोड़ा सा घर के बारे में बताओ ना, ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले हमको। पिताजी का क्या, कैसे बाप जैसे बाप थे या आज वाले जैसे आप हो? मेरे पिताजी शायला और गम्पी के लिए कैसे? नहीं, मेरे पिताजी एकदम टिपिकल जैसे पिताजी होते हैं। अच्छा, पुराने जमाने मतलब इस कमरे में घुसे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होगी वहाँ जाके बैठ के कुछ करने का। बिल्कुल। इवन वो जब कमरे में आ जाते थे तो हम सब लोग सीधे उठ के बैठ जाते थे। एक दफ़े क्या, कई बार मेरे को पकड़ा भी गया है। अच्छा। तो मैं क्या है कि पापा घुसे और मुझे लगा कि अगर मैं मैथ्स की किताब लेके बैठ जाऊंगा तो पापा खुश हो जाएंगे। तो मैं मैथ्स की किताब लेके और मैं पढ़ने लगा, है ना। वो आए और उन्होंने किताब सीधी कर दी। फिर मेरे को कहा कि सीधी किताब से तू पास नहीं हो पा रहा, उल्टी से तो कैसे ही होगा। थैंक गॉड आप उसमें छोटे कॉमिक्स डाल के नहीं पढ़ रहे थे यार। नहीं, कॉमिक्स डाल के भी पकड़ा गया था। अच्छा, वो तो क्लासरूम में कहीं नहीं है। क्लासरूम में, वो तो क्लासरूम में मैं वो पढ़ रहा था, सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ रहा था। आती थी ना। तो सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ते हुए जो है हमारी साइंस की टीचर ने पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि तू ये यहाँ पढ़ रहा है तो ये कहाँ जाके पढ़ेगा। मैंने कहा ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं क्लियर हूँ भाई, मुझे आपके वाटर साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए पानी नल में से आता है और नहीं आता तो सुपर कमांडो ले आएगा। अपना अलग ही चल रहा था, ये लेवल ही अलग था। सो ये सब पढ़ते करते, ये सारी चीज़ें करते हुए कॉलेज में आने के बाद में भी कॉलेज कहाँ, उदयपुर से ही? कॉलेज उदयपुर से ही, राजस्थान विद्यापीठ से। बीए पास कोर्स, सिंपल टीडी। अच्छा। जो
3 डिग्री कोर्स होता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्या कि अब मैं हाँ डिजाइन कर लूं या नहीं यार, मैंने ट्राई किया था कि मैं मल्टीमीडिया का कोर्स करूं अलग से या ये जो भी है, लेकिन पिताजी को ऐसा लगता था कि यार ये फालतू की चीज़ें। उन्होंने मुझे कहा कि ज़्यादा में ज़्यादा अगर कुछ करना है तो ठीक है, तुम साइंस नहीं पढ़ पाते, मैथमेटिक्स साइंस नहीं पढ़ पाते, आर्ट्स ले लो, कोई तो उम्मीद बचेगी ना, और कि वकालत कर हाँ, लो, कुछ तो कर पाओगे। नहीं वकालत कर लो उसके बाद। फिक्स, हाँ फिक्स है, वकालत कर लो। उसके बाद में वकील साहब के यहाँ उनके फ्रेंड थे, उनके अंडर में इंटर्नशिप करना और काला कोट अटैची और कोट, बस सनद ले लेना और एक टेबल डाल के बैठ जाना। डर नहीं लगा था? नहीं, मुझे मालूम था कि मैं रेबेल हूँ और मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अच्छा, नहीं वकील बनने से डर नहीं लगा था? यार कह देंगे तो बनना पड़ेगा। एक्चुअली वकालत भी है ना कुछ कुछ अपना राइटिंग की जैसे ही है, मतलब क्रिएटिव काम ही है। सो केस सॉल्व करने में यहाँ पर आप कैरेक्टर मैनिपुलेट करते हो, वहाँ आप फैक्ट्स मैनिपुलेट करते हो। भाई यहाँ आप कैरेक्टर सिचुएशंस के साथ खेल रहे हो, वहां पर वो रियल लाइफ है, वहां पर आप कैरेक्टर नहीं, वो जिंदा आदमी है। कहानियां वहां भी बुननी पड़ रही हैं। हाँ कहानियां वहां भी बुननी पड़ रही है। ठीक है, फिर बीए हुआ। बीए होने के बाद में कहीं ऐसा लग रहा था कि यार क्या करेंगे, कहता एमए में एडमिशन ले लो। अच्छा, पिताजी के कज़न मामा, मतलब मेरी दादी के कज़न उसी कॉलेज के अंदर एचओडी थे। अच्छा, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भाणजी, आप इनको इसमें भर्ती करा दो मेरे डिपार्टमेंट में, ज्योग्राफी में एमए करा दो इनको, और मैं इनको लेके ये कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज का वो था, बोले 6 महीने ये टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे वहाँ पर यूएस में। अच्छा। ऐसा और मैंने कहा गुरु 6 महीने यूएस, ये घर नहीं छोड़ा जा रहा। यूएस कैसे चलेगी? जाके टाउन प्लानिंग और पढ़ो, और वहाँ जाके भी पढ़ना है। वहाँ ऐसा नहीं कि कोई पार्टी करने मिल रही है। मैं बस यही उधेड़बुन में था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह इनमें काफ़ी एक्टिव रहा, काफ़ी लोगों के साथ में चुनाव लड़वाए, खुद लड़ने का कभी इच्छा नहीं हुई। इच्छा क्या नहीं हुई, पैसे ही नहीं थे। बाप से मांगने जा नहीं सकते थे कि यार पापा पैसे दे दो, चुनाव लड़ना है। और तब तक चुनाव में पैसे की अच्छी खासी एंट्री हो चुकी थी। अच्छा, ये बात कर रहे हो आप लगभग? ये बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन 2000 के आसपास की, 2000 के आसपास की। तो वहाँ से एक आध दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस चीज़ की वजह से, वो पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने घर छोड़ा। अच्छा। और मैं घर छोड़ के रात को एक ट्रैवल्स की बस चलती थी। अच्छा। तो उसमें बैठ के और जयपुर उतर गया, पता नहीं किस धुन में। सामान सुमन कुछ नहीं? तब मेरे पास में कुल 250 रुपये कैश थे जेब में। मतलब टिकट लेने के बाद में, टिकट भी क्या थी, वो तो ड्राइवर को पैसे दिए थे 80 रुपये के, आगे बैठ जाऊंगा कैबिन में और चला जाऊंगा। अच्छा, ये दादा ये हिम्मत कहाँ से आती है? मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये स्वाभिमान से आ रही है, नहीं या ये आप रेबेलियस नेचर से आती है? रेबेलियस नेचर भी। और मैं कई बार कहता हूँ लोगों को कि यहाँ भूख लगती है ना, यहाँ कालजे में जब खींचता है अंदर, तो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है सब कुछ। और वो मैं आज की सिचुएशन देखता हूँ, मुझे लगता है कहीं शूट करने जाना और ऐसे हो ना, होटल नहीं मिलेगा, 4 स्टार से कम मिलेगा, 5 स्टार से कम मिलेगा, तो वो चीज़ कैंसिल कर देते हैं। वो वाली भूख मैं आपको सोच रहा हूँ, 250 रुपये जेब में और जयपुर, आप घर के कोने तक नहीं जाया जाए इंसान से। उस टाइम पे 250 रुपये 80 रुपये में उदयपुर से जयपुर आ गया था यार मैं। बट स्टिल कितने दिन सरवाइव करते? कोई प्लान था? कुछ था? कोई प्लान नहीं था। ये था कि हाँ मेरा छोटा भाई यहाँ रहता था। अच्छा। तो मैंने सोचा था कुछ दिन उसके पास काट लूंगा, तो नौकरी ढूंढूंगा। अच्छा, जिस आदमी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपना सारा वो देखा हो और इतना सब चीज़ें की हो वहाँ पर, एज ए लीडर लीड किया हो लोगों को, उस आदमी को आके यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी। सोचो, बहुत 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 टफ होता है। मैंने ट्राई किया भाई। अच्छा, 27 इंटरव्यू फेल हुआ हूँ मैं जयपुर में आने के बाद। आते ही लगा रोज एक इंटरव्यू, रोज एक, कभी कभी 2 भी हो जाते थे। तो 27 इंटरव्यू फेल हुआ। उसके बाद में एक टेलीकॉम कंपनी के कॉल सेंटर में 4860 रुपये की तनख्वाह और ग्रेवियर शिफ्ट। अच्छा। सो जिसके मन पड़ता था, जिसको चढ़ गई, जिसका मूड खराब है, बीवी ने गाली वाली दे दी, बाहर निकाल दिया, वो आदमी हमें प्रीपेड सेक्शन में फ़ोन करके और चिल्लाता था कि तुमने मेरे पैसे काट लिए। तो वो सुनते थे आराम से, हम वो सुनते थे, हम उनको सोल्यूशन देते थे। अच्छा, कॉल सेंटर की नौकरी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई मुझे, पेशेंस सिखाया। तो पेशेंस सिखाया प्लस किरदार, लोग कैसे बोलते हैं, है ना। तो अपने इधर भरतपुर करौली वाले ज़्यादा फ़ोन किया करते थे। अच्छा। तो ये बॉर्डर एरियाज़ में क्या होता है, बॉर्डर एरियाज़ में ऐसा होता है कि आपका अगर बॉर्डर पे है गाँव, हाँ, तो कभी कभी आप वहाँ का नेटवर्क पकड़ लेते हो। करेक्ट।
ठीक है, अगर आपकी रोमिंग ऑन रह गई है तो आप कभी कभी वहाँ का नेटवर्क पकड़ लो, यूपी का नेटवर्क आएगा, यूपी का पकड़ लिया, एमपी का पकड़ लिया, तो उसके रोमिंग के पैसे कट जाते बेचारे के। अच्छा, फिर वो गाली देता, फिर वो पलट के वापस फोन करता कि अरे मेरे पैसे वापस दो तुम। अच्छा, वो टाइम रोमिंग वाला टाइम था, सही कह रहे हो। बहुत ही मज़ेदार लाइफ थी, बहुत संघर्ष था, बहुत गुस्सा भी आता था कि कहाँ फंस गए यार। वहाँ से एक दिन मेरी टीम लीड से लड़ाई हो गई थी। अच्छा, फिर रेबल? हाँ, वो रेबल तो कहीं जाएगा नहीं, वो कभी नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो मेरी आत्मा के साथ ही शरीर छोड़ेगा, वो रेबेलियस नेचर। तो हुआ ये कि गौरव टावर के पास में वो ऑफिस था उस टेलीकॉम कंपनी का। तब गौरव टावर के पास में जो पटरी है वहाँ पर इतना वो रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई थी। ट्रेन की पटरियों से काफ़ी सटा हुआ थड़ियाँ होती थी ऐसी। तो 10 रुपये में 2 आलू के पराठे मिलते थे उस पर। तो सुबह 10 रुपये के 2 आलू के पराठे ब्रेकफास्ट, 10 रुपये के 2 आलू के पराठे लंच, और 10 रुपये के 2 आलू के पराठे डिनर। जिंदगी आलू का पराठा, 30 बक्स में लाइफ सेट थी। और रोज वही चल रहा था, रोज आलू का पराठा चल रहा था, क्योंकि उतने में वही मिल पा रहा था। या फिर आप 10 रुपये की मैगी खरीदोगे और वो जाके बना के खा लोगे। कभी आपको डिनर में आलू का पराठा नहीं खाना, इन दैट केस मैगी इज द लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल। सो चल रहा था, 4860 में कट रही थी। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये आलू के पराठे वाली बात से मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ये इंसान ना आजकल हर महीने में 4 बार तो गुलाब जी पहुंच जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, और इनके मुंह से ये वाली बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चल रहा था। अच्छा, बीच में एक चीज़ और बताता हूँ, ये सब बातें जानने पे ना मेरे को, इसलिए जब भी डिप्रेशन आता है ना, टेंशन आती है। आज मैं इस बात को एक्चुअली बताता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ। मुझे लगता है ना, जब दुनिया कह रही साले तू कल ये काम करा था, आज तू ये करने लग गया, कल तू वो करेगा, तो मैं ऐसे मन में सोचता हूँ, मैं कहा यार कौन ऐसे हैं जो मुझे खुशी दे सकते हैं। फिर मुझे लगता है अच्छा दादा है ना यार, अब खुशी कर लेंगे। तो और बात बताओ, ये जो कॉल सेंटर का ये था ना, इसके साथ में एक और चीज़ कर रहे थे अपन। क्या? मैंने किसी भले टाइम में लाइव म्यूजिक मिक्स करना सीख लिया था। अच्छा, डीजे वाला? डीजे वाला। अच्छा। सो सैटरडे संडे की पार्टीज मिल जाती थी तब। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं किसी को असिस्ट कर लिया, कहीं किसी के साथ में चले गए, कहीं शादी ब्याह में बजा दिया, प्ले कर दिया, किसी लेडी संगीत में प्ले कर दिया, बर्थडे पार्टी, बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी प्ले किया मैंने। एंड बच्चों की बर्थडे पार्टी में पापा लोग बाग नाच रहे हैं, सेट हो गए है ना, पापा चाचा सब सेट होके नाच रहे हैं। 15 बार ब्राजील बजाया मैंने उस रात। कभी कोई आ जाता ब्राजील बजाओ। आखिरी मैंने मना कर दिया था कि मैं सिस्टम बंद कर रहा हूँ, अभी पुलिस आ जाएगी। तब एक तो बार ब्राजील और बजा। नहीं भाई, गन निकली थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोई थे हरियाणा से आए हुए थे उनके, उन्होंने सीधा ऐसे गन निकाली और बोला ब्राजील बजेगा। मैंने कहा बजेगा। ये गया फेडर ऊपर, बज रहा है। 700 रुपए के पीछे, 500 रुपए के पीछे अपनी जान नहीं गंवानी है। बिल्कुल सही बात है। तो रेडियो के पीछे ये डीजेइंग थी कहीं ना कहीं? नहीं, वो जहाँ हमने छोड़ा था बीच में कि जो थड़ी थी वहाँ पे मैं जाके बैठ गया उस टीम लीड से लड़ के। और मैं बैठ गया, मेरे एक दोस्त था सुमित शिवनानी, वो आजकल किसी कंपनी में HR है। अच्छा। दुबई चला गया वो। सो हम दोनों लड़के और वहाँ आके बैठ गए थे, अपना चाय पी रहे थे, आलू का पराठा बन रहा था। सो जोधपुर वाराणसी एक ट्रेन निकलती है, वो ट्रेन निकली। उस ट्रेन में से जैसे किसी ने, ट्रेन में अपन बिछा के अखबार बिछा के खाना खाते हैं, तो ऐसे किसी ने खाना खाया होगा उस अखबार पे और वो अखबार बाहर ऐसे खिड़की से फेंका होगा, जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि चलती ट्रेन में से कैसे अखबार उड़ेगा। तो वो अखबार उड़ता हुआ सीधा मेरे मुंह पे लगा। एक बार तो बहुत गुस्सा आया। अच्छा। साला खाना खा के उस खिड़की पे फेंक दे रहे हैं साला। वो अखबार मुंह पे लगा, इतने वेले थे कि उसी अखबार को पढ़ने लग गया मैं। ये मुझे लग रहा है यार, ये कोई है ना, फिल्म है ना। हाँ, मुझे लिटरली लग रहा है फिल्म ये हुआ। अच्छा। हाँ। तो उसके नीचे लिखा हुआ था, अखबार में नीचे एक इश्तेहार था, उसमें लिखा हुआ था कि एक रेडियो चैनल में जो है, नहीं यार ये सही बताओ आप, लिटरली ये था। हाँ, रेडियो चैनल में क्रिएटिव राइटर की ज़रूरत है। अच्छा भाई, मेरे पास में फ़ोन नहीं होता था। अच्छा, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, कॉल सेंटर में, बट अपना फ़ोन नहीं है। सुमित शिवनानी के पास फ़ोन था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे दिला रखा था। मैंने कहा सुमित यार, मेरे भाई को एक मिस कॉल मार देगा क्या? उसने मेरे भाई को मिस कॉल मारी, वो अपने ऑफिस में था। उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा यार मेरा CV पड़ा है क्या तेरे पास मेल पर? बोले नहीं, तेरे मेल का पासवर्ड बता दे, मैं CV निकाल लेता हूँ उससे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने निकाला CV, मैंने बोला ये मेल ID इस पर भेज दे। भेज दिया। उसमें नंबर जो है वो मकान मालिक के लैंडलाइन का दे रखा था। अच्छा।
वहाँ फ़ोन आ गया कि साहब आपको Interview बुलाया के लिए इंटरव्यू के लिए। हाँ। और वहाँ हुआ 7 लोगों का रिटर्न टेस्ट रेडियो स्टेशन जाके। उस रिटर्न टेस्ट में से 3 लोग पास हुए। उन तीनों के आइडियाज़ को सुबह से मॉर्निंग शो से लेकर इवनिंग शो तक सुनाया गया, पैकेज करके। जो आइडियाज़ थे, हमसे कुछ लाइंस लिखवाई थी अच्छा। कुछ, तो उन लाइंस को पैकेज करके चलाया गया और वोटिंग हुई उस पर सुबह से शाम तक। अच्छा, तो 55% वोट से जीत के मैं वहाँ का क्रिएटिव राइटर बन गया। अरे वाह, रोज गजब। ये अच्छा, आई हैड नो क्लू अबाउट हाँ, रेडियो राइटिंग कैसे होती कॉपी है, राइटिंग, क्या नो क्लू, करना है। जीरो आइडिया। तो वो It was- पढ़ाई काम आई ना वो जो। इट वॉज माई बॉसेस, अच्छा, प्रीति फाल्के एंड पंकज रैना। आई ऑलवेज कोट देम। वो बहुत कमाल के बॉसेस रहे और उन्होंने बहुत सिखाया। उन्होंने पंकज रैना ने मुझे एडवर्टाइजिंग एनसाइक्लोपीडिया के 7 वॉल्यूम्स दे दिए अच्छा, और बोला इन्हें पढ़ो, और कुछ सीडीज़ दे दी और बोला सुनो, इनको सुन के तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। अच्छा। सो 15 डेज़ का नोटिस पीरियड होता था। नोटिस डाले पीरियड, सॉरी 15 डेज़ का हनीमून पीरियड हाँ। होता था। हनीमून पीरियड जो है उसमें मैंने वो सारा सुना, पढ़ा, और 16वें दिन जो है मेरे सामने सेल्स वाले ने ब्रीफ ला के रख दी। ये ब्रीफ है, एक अच्छा। ऐड लिखना है। मैंने कहा यार अभी तो मैं सीख रहा हूँ। जस्ट पढ़कर आया हूँ ना। मैंने कहा अभी तो मैं सीख रहा हूँ। बोले भाई कब तक सीखेगा, कभी तो लिखेगा। ठीक है यार लाओ। लिख दिया भाई, ऐड लिख दिया, अप्रूव हो गया, चल गया। अपन चौड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये तो गेम हो रहा है। मेरे ऐड चल रहे हैं। अब मैं कुछ साइट्स को देखता हूँ, एफैक्स एजेंसी FAQs.com, वो देखता हूँ। वहाँ से मैं देखता हूँ कि किस तरह के एड्स बन रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो वो पढ़ाई करने की इच्छा जो है, सीखने की इच्छा, वो हमेशा काम आई। वहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किस तरह के एड्स चल रहे हैं। यूट्यूब पे मैं एड्स देख रहा हूँ, पुराने एड्स देख रहा हूँ कि 90s में कैसे एड्स चला मतलब ये करते तो थे। 100% बात है ना कि जो पढ़ना है वो पढ़ लो तो ज्यादा इंसान के साथ चीजें अच्छी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें जहाँ मैं कमज़ोर पड़ता था वहाँ मुझे मेरी बॉस प्रीति फलके ने बहुत समझाया। उन्होंने सिखाया चीज़ें कैसे करनी है। मेरे एक बॉस थे उस टाइम पे, रंजीत मडगांवकर। उन्होंने कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया जाता है ये समझाया था। रिया मुखर्जी मेरी एक बॉस थी। उन्होंने बताया था कि SFX का यूज़, यूजिंग लेस ऑफ द वर्ड्स एंड मोर ऑफ SFX एंड ऑम्बियंट साउंड से खेलना, जिसकी वजह से आपका एड जो है ना, वो कम्युनिकेशन जो है वो उस फील के साथ ब्रिलियंट जाए। हो जाए। तो वो कम शब्दों का इस्तेमाल करना, शब्दों को कैसे ट्वीक करना है, उनसे कैसे खेलना है, ये सारी चीज़ें मुझे इन लोगों ने सिखाई। कैरेक्टर वॉइसिंग सिखाई रंजीत मडगांवकर ने, जो कि मैं बचपन से कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था वो कान की वाली लॉन्ग वाला मैं करना जो प्रोफेशनली है, कर रहा हूँ क्या, ये वो- बताया इन्होंने आगे कि यार जो तुम कर रहे हो प्रोफेशनल चीजें कर सकते हो। हाँ हाँ। और यार एक और था, वो कहता था ठंडी मीठी झाड़ू। अब मैं कहता ठंडी मीठी कैसे होती है झाड़ू यार। बट ठंडी मीठी झाड़ू सुन के कोई आदमी क्या करेगा, उसको स्ट्राइक करेगा, सोचेगा, बिल्कुल। अरे झाड़ू ठंडी मीठी कैसे होती है, तो पूछ वो लेगा जाएगा, उससे, हाँ। वो जाएगा, वो उसको कुछ ना कुछ भेज देगा। सो ये बात समझ में आई। उससे मुझे ये समझ में आया कि यार अटेंशन ग्रैबिंग जो होती है हाँ। वो शुरुआती 5 सेकंड है। ये एपिडेंट और फेविकॉल वाले एड्स यस 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 यस, एग्जैक्टली ना। हाँ, शुरुआती 5 सेकंड है वो अटेंशन ग्रैबिंग है। तो ये एक नई चीज आई। फिर मैंने कोई यूएस का एक कॉपीराइटिंग टेस्ट होता था, अच्छा। ऑनलाइन टेस्ट, तब ऑनलाइन टेस्ट दे दिया मैंने 2007 में। भाई मैं पास हो गया यार। लिटरली भाई के 100 में 100 नंबर थे उसमें। गजब गजब। ये मैंने तो अपने बॉस को मतलब- ले जाकर मैंने कहा 100 में 100 नंबर आए, प्रिंट आउट ले जाकर दिखाया। उन्होंने कहा अरे वाह तुम तो पढ़ लिख गए। इंक्रीमेंट दिया। हाँ हाँ, कि सैलरी हाँ, करेक्शन अरे हुआ था वाह, बकायदा। बहुत बढ़िया। सैलरी करेक्शन हुआ था और मैं हैप्पी। मैंने कहा भाई नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा मजा आ गया। अपने तो ऐड चलने लग गए, हाँ। है ना, अपने को तो लोग बाग भाव देने लग गए। और ये सब और इवेंचुअली हो रहा था ना, ये मतलब सब साइमल्टेनियसली चल रहा था। एफर्ट्स थोड़ी लगा रहे थे आप चीजों को लेकर। एफर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे थे यार? एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं आपको। अच्छा नहीं। आपको एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि बिना एफर्ट्स के ना मौत है। हाँ, बिना एफर्ट्स के मौत है। आप यार
कुआं थोड़ी ही अपने पास में आएगा, नहीं आएगा, है जाना ना। पड़ेगा। ये पानी की बोतल मंगाने के लिए अपने को बोलना पड़ा कि भैया पानी की बोतल तो दे दे के गए, सही वो बात दे के है। तो गया वो आके। बोलने वाला प्रोसेस चल रहा था। तो वो आपको अपने एफर्ट डालने ही पड़ेंगे और सीखना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। दूसरे से सीखोगे, किसी से, अपने बॉसेस से, मेंटोर से सीखोगे, कोई किताब लाओगे, है ना, कि ये पढ़ूँ मैं इसे, कुछ ब्लॉग्स पढ़ोगे। उस टाइम पे इतना ब्लॉगिंग होती नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी जो भी हम पढ़ पाते थे वो पढ़ा। ऑब्जर्वेशन बहुत काम आई। बहुत सारे लोग बाग जो ऑब्जर्वेशन से चीज़ें करते थे वो सक्सेसफुल हो रहे थे, है ना, उनके आइडियाज़ काम आ रहे थे, काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है, और वही किरदार पढ़ने वाली बात हो गई। तो ऑब्जर्वेशन पे ध्यान रखा गया पूरी तरह से। एक और अच्छी बात है, पंकज रैना ने मुझे एक बार कुछ पैसे दिए, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कितने पैसे। अच्छा। मेरा बॉस था, स्टेशन हेड था, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और एक मीडिया रिकॉर्डर दिया और बोला कि ये पैसे हैं, इसी में तेरे को दिन भर ट्रैवल करना है पूरे जयपुर में। अच्छा। खाना है, पीना है, जो भी करना है, अलग अलग चीजें रिकॉर्ड ये करनी पैसा होगी। है। हाँ। और इतने में ही सरवाइव करना है पूरा दिन। आज तू मेरी तरफ से आउटडोर ड्यूटी पे, अच्छा। है ना, ओडी मिल गई आपको, और आप जाओ और जयपुर की वाइब लेके आओ, साउंड की वाइब। अच्छा। एंड ब्रो मैं पूरा जयपुर घुमा हूँ। मैंने वो पैसे सिर्फ खाने पे खर्च किए हैं क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। मैंने बाकी सिर्फ लिफ्ट ली है। हिचहाइकिंग कर रहे थे लिटरली? हाँ, बसों के पीछे लटका हूँ क्योंकि मुझे ये था कि ये पैसे तो मेरे खाने के काम आएंगे यार। अब समझ गया मैं, इसी को एफर्ट मान लेता हूँ कि ये एफर्ट्स ही होते हैं ना इंसान के, कि चीजें मुझे ये करनी और है। फन बहुत था ना यार उसके अंदर। आप लोगों से मिल रहे हो, आपने तारीफ कर दी, आपने कहा यार गजब की कचौड़ी, यार मज़ा आया मेरे को, मैं ऐसा रेडियो स्टेशन से आया, मेरे को कचौरी कैसे तलते हैं उसकी आवाज़ चाहिए, यहाँ से रिकॉर्ड करनी। वो कहता अच्छा, अरे एक कचौरी और खाओ। अच्छा, आपने कभी खीर मोहन खाया? मैंने कहा नहीं यार, खीर मोहन क्या होता है? खिला तुरंत दोने में खीर मोहन आ रहा है। अरे मैंने कहा गुरु ये मजा आ गो। ये जीवन सही है। हाँ। तो फन था, फील था, क्लाइंट्स से बहुत सीखने को मिला। जयपुर के बहुत बड़े बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर्स, उनसे बातचीत करके उनसे सीखने को मिला कि क्या करना है, उनको क्या चाहिए। कस्टमर तो सुन लेगा, कंज्यूमर सुन लेगा ऐड को, वो ड्राइव हो जाएगा माल खरीदने के लिए, लेकिन कंज्यूमर को वहाँ तक लाने के लिए क्या हाईलाइट करना है, ये तो जो क्लाइंट है वो बताएगा ना। बिल्कुल। तो इस दौरान मुझे बहुत सारा ये समझ में आया कि ब्रीफिंग कैसे लेनी है, ये समझ में आया कि सामने वाले से निकलवाना कैसे है कि ये क्या खास बना रहा है। लेट्स से कि यू आर अ बिल्डर एंड आई एम आस्किंग यू कि यार आपके टाउनशिप में ऐसा क्या खास है, सभी टाउनशिप बना रहे हैं, सभी कह रहे हैं नहीं रहे तो क्या बनाओगे? आपके सपनों का घर सब बेच रहे हैं। बिल्कुल हैं, आप ऐसा क्या बेच रहे हो सपनों का घर के अलावा? तब वो जाके बोलेगा कि यार यहाँ पर इस टाउनशिप में ये है, फलाना ढिमाका है, सिक्योरिटी। तो वहां से आइडिया निकलेगा, फिर वहां से आइडिया निकलेगा, निश्चित रूप से वहां से निकलेगा। तो एड्स बनते रहे, सब कुछ रहा। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे बॉस का फ़ोन आता है कि सुन, कॉन्फ्रेंस रूम में जाके सारी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला ले। अच्छा। मैंने कहा बॉस आप जयपुर आ गए क्या? बोला नहीं, मैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ, तू सारी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला ले और वहाँ के लैंडलाइन से स्पीकर पर डाल के मुझे फ़ोन कर दे। मैंने उनके मोबाइल पे फ़ोन किया, उनका सब जने आ गए? मैंने कहा हाँ जी आ गए। सारों ने अपना उपस्थिति दर्ज करा दी, हाँ जी आ गए। कहते हैं अपना स्टेशन ना रापा जीत गया है। रापा होता था रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजर्स प्रैक्टिशनर्स अवार्ड्स एसोसिएशन अवार्ड। अच्छा। और काफ़ी लंबा नाम था, पर रापा कहते थे उसे। अपना स्टेशन रापा जीत गया है और ये रापा मिला दिवाकर आचार्य को। अरे ऐसे ही सब जने सब ताली बजा रहे थे, सब मूवमेंट क्या था, गले लगा रहे हैं सब। मुझे कुछ खबर नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। मैं वहाँ से गया अपनी सीट पर, जो स्टूडियो के अंदर लगवा ली थी मैंने, क्योंकि मुझे अकेले काम करने का शौक हो गया था। और मैं अपनी सीट के वहाँ पर नीचे टेबल के नीचे घुस के और रो रहा हूँ। आप रोते भी हो? मुझे रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है कि रुक नहीं रहा है। और तब हमारी एक आरजे हुआ करती थी मोनिया यादव, उन्होंने आके मुझे ऐसे हग किया और उन्होंने कहा तू रो क्यों रहा है? मैंने कहा यार कभी सोचा नहीं था अवार्ड मिल जाएगा। फिर अवार्ड जब मिला तो उसके बाद में फिर क्या है कि कंपटीशन ने कोचिंग के लिए कॉल्स करने चालू कर दिए, तो शिफ्ट करना और फिर निकलना। शिफ्ट कर गया। शिफ्ट करने के बाद में वहाँ चीज़ें सीखी, वहाँ पे भी लोगों से बहुत सीखा। सेल्स सीखी मैंने अपने सेकंड इनिंग्स में, जो दूसरा इनिंग था मेरा रेडियो के अंदर, उसमें सेल्स सीखी। अच्छा। सेल्स वालों के साथ में एक्टिवली जा कर सीखा कि क्या किस तरीके से डील करते हैं। सेल्स की आप बता रहे थे मेरे को बात,
हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आप फ्रंटलाइनर्स के साथ में जा रहे हो, है ना, अलग अलग लेवल के अलग अलग कैडर के लोगों के साथ जा रहे हो। फ्रंटलाइनर्स के साथ जा रहे हो, वहाँ अलग किस्म की सेल्स हो रही है ना, वो अलग किस्म से क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं। उनका क्लाइंट का लेवल भी जो है वो जैसे मैं बता दूं कि 3000 सेकंड से 10,000 सेकंड तक का है क्लाइंट, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर आप जा रहे हो लेट से सेल्स हेड के साथ में या स्टेशन हेड के साथ में, तो वो अलग कैडर का आदमी है, बिल्कुल, है ना। वहाँ आप थोड़े और ऊपर हायरकी के लोगों से मिल रहे हो। फिर आप जा रहे हो रीजनल हेड के साथ में सेल्स के लिए, और अलग डाइवर्सिफाइड तरीके के लोग मिल रहे हैं, किस्म के मतलब सीईओ वीईओ टाइप के लोगों के सामने बैठ रहे हो। तो वहाँ आपको किस तरीके से बात करना है, कैसे आपको उनकी बात समझना है, कैसे आपको ब्रीफिंग लेनी है, कैसे अपने आइडियाज सजेस्ट करने हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपने स्टेशन को वहाँ बेच के आना है आपको उनको। कि मजा आ रहा था करने में, बहुत मजा आ रहा था। तो फिर रेडियो छोड़ा क्यों? रेडियो छोड़ा क्योंकि वही बात है, सैचुरेशन आ जाता है। मैं ये चुल जानना चाह रहा हूँ, बस मुझे ये पता करना है यार, रुका जब आदमी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पैसे बन रहे होते हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा होता है, चलो इस बात पे एक बहुत बढ़िया बात, क्यों छोड़ा? मेरा एक आरजे था सुदर्शन पारिक, उसने मुझसे पूछा कि दादा कितना टाइम एक शहर में आपको प्राइम टाइम जॉक रहना चाहिए? अच्छा। मैंने कहा यार डिपेंड करता है। बोले फिर भी, तो मैंने उसे एक शेर कहा, है ना, मैंने कहा गुरूर एक मर्ज है जिस पर कोई दवा ना काम करे। गुरूर एक मर्ज है जिस पर कोई दवा ना काम करे, वो शहर छोड़ दो दानिश जहां लोग तुम्हें सलाम करें। तुरंत प्रभाव से वो जगह छोड़ दो जहां आपको लोग बाग हीरो मानने लग जाए। सिर्फ सलाम में ठोकरे, कोई क्रिटिक नहीं बचे जहां पे। बिकॉज उसकी वजह से ना आपके अंदर एक ईगो डेवलप हो जाएगा, आप में गुरूर आ जाएगा, अरे अपन तो खुदा हो गए। कोई खुदा नहीं भैया। कितने शहर छोड़े? हाँ, शहर नहीं, मैंने नौकरियां छोड़ी हैं। हाँ, वो शहर ही मानता हूं, मैं हर नौकरी को एक शहर मान लेता हूं। और मैंने टीम्स छोड़ी हैं। मैंने जब फ्रीलांसिंग कर रहा था रेडियो छोड़ के, तब भी मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम किया है। मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कितने क्योंकि मुझे लगता है मेरा आधा एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ सीखा है, प्रोडक्शन का, और काफी लंबे टाइम से साथ रहे हैं। तो मुझे गिनवाओ फिर क्या कौन से डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में रहे हो? रेडियो, मैं रेडियो में रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग में रहा हूँ, सेल्स एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन में रहा हूँ। प्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा किया प्रोडक्शन अपन ने। राइटिंग मैंने हर तरह की राइटिंग करके देखी है। मैंने बुक्स ट्रांसलेट की हैं, मैंने फिल्म्स ट्रांसलेट की हैं, मैंने खुद बुक लिखी भी है। एक हिंदी सटायर की बुक लिखी है, एक अभी मेरी हिंदी उर्दू पोइट्री की बुक गई है प्रिंट में, और एक अब मैं 3 नॉवेल्स पे काम कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। तो फिक्शन राइटिंग पहले मैंने सीखा कैसे लिखना है फिक्शन, और उसके बाद मैं लिखना चालू किया। कई बार अपने लिखे हुए ड्राफ्ट्स को डिलीट कर दिया। बिल्कुल डिलीट कर दो, उनको रखने की जरूरत नहीं है। जो खुद को पसंद नहीं आ रहा, अपने काम से नफरत करना सीखो। ये मेरे एक बॉस थे राजदीप सिंह रंधावा, उन्होंने बताया अच्छा कि अपने किए हुए काम से नफरत करना सीखो, प्यार मत करो। प्यार करोगे तो तुम उसे डिफेंड करने जाओगे। आप क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहो। अच्छा, तो नफरत करो अपने काम से। जो काम आपने कर दिया उसको भूल जाओ, अभी नेक्स्ट कुछ और। तो आप कभी आप वो नहीं करते हो उसमें जो कर दिया है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट? ब्रूटली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। अच्छा, ये गंदा लग रहा तो गंदा लग रहा है, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल वो वही काम बंद कर दो उसको। अच्छा। वो ड्राफ्ट डिलीट कर दो, आपको चाहिए ही नहीं वो। क्योंकि जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो किसी को पसंद नहीं आएगा। आप सेटिस्फाइड? हाँ बिल्कुल होता है। आप सेटिस्फाइड हो? नहीं हो, छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, उसी दम छोड़ दो, क्योंकि आपने उससे प्यार ही नहीं किया। खाना कमजोरी है ना आपकी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी कमजोरी लगती है मेरे को। तो इन सब के बीच में ये सब टाइम कहाँ से निकालते हो? कभी कचौरी बनाना, पकौड़े और पता नहीं क्या क्या। मेरे को लगता है आपके फेसबुक पेज पे जाए तो इंसान ना आधा तो खाना बनाना वैसे सीख सकता है चीजों को देख के। तो कुछ नहीं है, मैं लोगों के फेसबुक से आइडिया सुनाता हूँ, है ना। मैं पूरे लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिशेस रेसिपीज़ बनाना सीखी, और तकरीबन मेरा वज़न 16 किलो बढ़ गया था लॉकडाउन में। मतलब कोरोना नहीं हुआ मुझे तो मोटापा हो गया उस दौरान। तो खाना बनाने से प्यार, सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे 12 साल की उम्र में किचन में घुसा दिया था। अच्छा। क्योंकि घर में कोई बहन थी नहीं, और हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था कि क्योंकि पंडितों का घर था, तो स्ट्रिक्ट माहौल था कि भैया आप
कुछ विशेष दिन होते हैं, उन दिनों में आप किचन में नहीं जा सकते, महिलाएं किचन में नहीं जाती। अच्छा, तो आप लोग जाते थे? भाई बिल्कुल। दादी को पहले दादी हेल्प कर देती थी, फिर उनकी भी एक एज हो गई थी तो मम्मी उनको नहीं बोलती थी। तो मुझे कहा कि अब तू बड़ा हो गया है, 12 बरस का हो गया है, तो तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने बताओ क्या हेल्प करनी? अच्छा, तो ये वहाँ से आया है हाँ। ये वाली चीज़ें? तो उन्होंने मुझे घुसा दिया किचन में और इंस्ट्रक्शंस देती रही गेट के बाहर से, अब ये डालो, अब ये करो, ऐसा करो, अब इसको ये करो। तो मैंने खिचड़ी बना ली थी। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस आ गया, खिचड़ी बना ली अपन तो कुछ भी बना देंगे, अब तो कुछ भी कर चाहे देंगे। जीवन हो चाहे कहीं हो, अगर इंसान को खिचड़ी बनानी है तो अच्छा। उसको कुछ भी बनाना आता मैंने है। कुछ भी किया, मैंने रायता नहीं फैलाया रायता कभी। नहीं, बस खिचड़ी बना लेंगे हम। तक खिचड़ी एक्चुअली मतलब अच्छी चीज़ है, खिचड़ी बनानी चाहिए। फिर क्या है कि इसकी भी कालजे में भूख हाँ। लगी कि नहीं यार ये तो सीखना सीखना पड़ेगा। मैं जिस भी जगह जाता था कुछ अल्तुआ सी डिश ऑर्डर कर दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे उसे प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा, मैं क्या है। देख लूँ एक बार इसमें जुगाड़ क्या है। हाँ समझ So, गया। मैंने एक बार लजानिया ऑर्डर कर दिया। अच्छा, मुझे लजानिया बोलना नहीं आता, मैंने कहा था लजागना दे दे भाई। लगभग तो बोला है, मैंने भी बोला है। उसने आके कहा सर ये लजानिया होता है। मैंने कहा सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग सुधार ले। हाँ, फिर इसको फिर ऐसे है ना, ये चीज़ लिख लेके आ। इसमें। बिल्कुल। नसीब से कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो फूडी थे, हाँ। जो अपने अपने घरों से दूर रह रहे थे और वो मेरे घर आ जाते थे। तो मैं क्या करता था कि ऐसे बिठा देता था। आई थिंक तुमने भी एक बार लहसुन छीले मेरे घर पे। हाँ बिल्कुल, कट नहीं करूंगा लेकिन इसको। So, बिल्कुल। रेडियो के, एडवर्टाइजिंग के, ये लोग मेरे घर पे आते थे और इनमें से कोई प्याज काट रहा है बैठ के, कोई लहसुन छील रहा है, कोई गोभी काट रहा है, सब हो रहा है। कभी दाल बाटी बन रही है, कभी कुछ बन रहा है। सो एवरीबडी वाज लाइक के एंजॉइंग। बैचलर पैड था वो अपना, मजे ले रहे थे सब लोग, खाना बना रहे थे, खा रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे मजे आइडियाज। आप आज भी ले रहे हो। मुझे कभी कभी तो हमें लगता है यार ये वो बैचलर पैड था कि ये वाला है फेज, या कैसे। मैं अब वो लाइफ ही जी रहा हूँ। अब मेरे पार्टनर इन क्राइम चेंज हो गए। हाँ, अब भाभी हो गई हैं, अब बच्चे मेरी हो गए वाइफ हैं। मेरी हाँ, पार्टनर इन क्राइम बिल्कुल। है, जो कि उसने अपना एक पकड़ रखा है कि मैं यही चीज़ करूँगी। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, इसमें तो कंफर्टेबल है, वही कर ले। सो बेटी मेरी है शाइला, उसको कुकिंग का शौक है, बेकिंग का शौक है, तो वो पार्टनर इन क्राइम हो गई। करेक्ट। तो अभी कुछ दिनों पहले बेटा आके बोलता है, वो 6 बरस का है, वो आके बोलता है कि पापा आई वॉन्ट टू बी अ कुक। मैंने कहा वाई? तो बोला देन आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ। मैंने कहा वाह, ये ब्रो आइडिया है। ये बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट अपने लिए तो कुक अपने कर लिए लूंगा। कुक कर लूंगा, सही तो बात है। इसी बात के लिए मैं कुक बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे खुद बना के खाना है। करेक्ट। अच्छा, इन सब में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ दादा मेरे को, हाउ इम्पोर्टेंट इज बीइंग लाइवली। मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रेबल होना ना बोलने में बहुत आसान है, बट उसकी बहुत सारे मुआवजे इंसान को देने पड़ते हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे, है ना। ये बहुत सीरियस बात है। तो उस मूवमेंट में भी इतना लाइवली रह पाना, मतलब व्हाट इज़ दैट सोर्स ऑफ एनर्जी या मोटिवेशन, या उस, क्योंकि बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लौंडे लड़के हैं जो हैं बेचारे रेबल, लेकिन अभी ना तो वो हिम्मत कर पाते, और हिम्मत कर लेते हैं तो उस डिप्रेशन में आ जाएंगे। यार What is डिप्रेशन that? में सब आते हैं, तुम भी आए होगे, मैं भी हाँ। आया हूँगा, हम सब आते हैं डिप्रेशन में। लेकिन अपने राजस्थानी में एक कहावत है कि हंसर भी करनो है, रोर भी करनो है, तो करना तो पड़ती। तो करनो तो पड़सी। तो हंसर कर ले भाई। ये समझ नहीं आती ना बातें सबको, भाई, करना पड़ेगा। जी गुटीजे जी को कोई फायदो को नहीं, हाँ ठीक है। दूध गुटीजे तो 20 रबड़ी बना है, बिल्कुल। तो दूध घोटो बैठ के, दूध घोटो, दूध ही घोटेंगे अब कुल मिला के, शांति सब से, आराम से करो। और कितना ऐसा क्या हो जाएगा यार। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया तूने। हाँ, लेट्स से कि अपन दोनों कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तूने ब्लंडर कर दिया, मेरे एक दिन का शूट बर्बाद हो गया। मैंने कैलकुलेशन कर रखी थी कि ये 30 दिन इस पैसे में शूट चलेगा, अब वो 30 दिन का शूट 32 दिन का हो गया। हाँ। मैं कहूँगा मनु, पहले तो इसके रूट कॉज में जा, पहले तो शांत बैठ, हाँ। खाना खा, कुछ पीना है, कुछ लस्सी छाछ कुछ पीना है, पी, बहुत मन शांत कर ले। लिटरली लस्सी साथ चाची बोलना चाह रहे हो कुछ भी जो तेरी ठीक मर्जी है, है पी ले, हाँ। है ना। मैं ऑन कैमरा बच्चों को गंदी आदत नहीं डालता। ठीक है, लस्सी चाची पी रहे, ठीक है, हाँ जी। तो जो पीना है पी, दूध पी, लस्सी पी, छाछ पी, लेकिन बहुत शांत हो जा, सॉर्टेड हो जा, पैनिक मत कर। एक आदमी पैनिक करेगा, पूरी यूनिट पैनिक करेगी, बिल्कुल क्योंकि वो लोग डेली वेजेस पे आए हैं, उन लोगों को लगेगा हमारे पैसे भी कट जाएंगे। करेक्ट। उनको पैनिक मत करवा, ठीक है, टीम को पैनिक मत करवा, शांति से बैठ, थोड़ा अपने आप को सोच कि ये इसके रूट कॉज क्या थे, उस रूट कॉज के पीछे जा, एनालाइज कर और लिख ले कहीं पे तेरी डायरी में बड़ा बड़ा कि इस चीज़ को दोबारा नहीं करना है।
32 दिन, मैं 35 दिन शूट करने को तैयार हूँ तेरे साथ, यू डू द सेम एवरी टाइम, ये टेक्निक एवरी टाइम। इसीलिए सॉर्टेड पिछले 10 साल से यही चीज़ को मैंने गांठ बांध रखी है। इससे पहले मैं पैनिक कर जाता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि तू पैनिक नहीं करेगा, और फिर पैनिक नहीं करे। मैंने नहीं करा उस दिन के बाद से पैनिक, क्योंकि जिन्होंने कहा वो खुद आर्मी में कैप्टन रहे हुए हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अगर हम यूनिट के आगे पैनिक कर जाएंगे तो पोस्ट कौन जीतेगा। करेक्ट। मैंने कहा सही है। बोला कितना फ्रस्ट्रेशन है, मैंने कहा बहुत। कितना दुख है, मैंने कहा बहुत। तो बोले एक काम कर कि मस्ती से अपना ड्रिंक ले, आराम से खींच और गो टू लाइक टॉयलेट, प्रेशर रिलीज करके आ जा। ये बहुत इजी एंड सिंपलर टेक्निक है ना। अब उन्होंने भी अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही बात मुझे पंजाबी में चिपकाई जो मैं लोगों को राजस्थानी में चिपकाता हूँ कि हाँ सर भी करना और रोर भी करना है, करना पड़ेगा। करना तो आज ये है। बहुत अच्छी चीज आपसे सीख ली है। मतलब मेरे ऑडियंस को हमेशा ये शो ही हमने इस तरीके से डिजाइन कमिंग किया बैक टू मदर इंडिया, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही जहर पड़ेगा। ये जीवन तो पीना ही पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा इस जहर के साथ। एंड दादा आई एम सो सॉरी, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। मैं आपके साथ 10 घंटे बैठ सकता हूँ हम और तो लंबी पता बातें नहीं, कर सकते लंबी बातें कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इनके साथ तो पार्ट 2 भी शूट कर सकता हूँ। चीजें कुछ रह गई हैं तो नहीं। कमेंट बॉक्स में बताना आप। नहीं। बस जस्ट क्विक लास्ट मुझे ये बता दो कि जीवन जीने का फलसफा आप क्या आपको लगता है कि ऐसे जियोगे तो कुछ ना कुछ अचीव आप लोग कर ही सकते हो। यार मैं 8 साल का था, रंगोली देख रहा था, उसमें एक गाना आया था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान जमाने के लिए। एंड बहुत पावर लाइन्स है ना। अपन यज्ञ भी करने बैठते हैं तो बिल्कुल। ऐसे कहते हैं कि इदम इंद्राय नमः, हाँ। इदम न ममः। तो ये इंद्र के निमित्त मैं यज्ञ अग्नि में आहुति कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। पूरे जीवन को वो यज्ञ मान के चल लो कि ये मैं इस चीज के निमित्त कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरा है ही नहीं। मेरा 2 बोटी 2 रोटी, दैट्स इट। सॉर्टेड है अपना। 2 रोटी 2 बोटी, दैट्स इट। बाकी क्या है, अब मैं भी नहीं ले जा सकूंगा कुछ, तुम भी नहीं ले जा सकोगे कुछ। अच्छा अगर किसी को बता के जाओगे, किसी को सिखा के जाओगे, कोई जाके किसी और बड़े इंटरव्यू में कहीं बैठ के कहेगा कि यार फला आदमी मेरा बॉस था और उसने मुझे ये कमाल की चीज़ सिखाई थी जिसके बेस पे मैंने अपना करियर बनाया। जैसे मैं अपने बॉसेस को क्रेडिट देता हूँ, एग्जैक्टली। जैसे मैं उन मेंटोर्स को क्रेडिट देता हूँ जो कभी मेरे बॉसेस नहीं थे लेकिन वो मिले, उन्होंने 2 अच्छी बात कही मुझे, तो ठीक है। बी द पर्सन जो इंस्पायर करे। एग्जैक्टली। तो ठीक है, हमने इंस्पायर किया अपनी लाइफ में। नहीं, इंस्पायर भी आप करते ही हो, एटलीस्ट हम जैसों को तो बहुत इंस्पायर करते हो। And- मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ और नया कर पाऊँ। अभी क्या कर रहे हो आजकल एंड क्या प्लानिंग है, ये और बता दो ताकि थोड़े और ज्ञान चक्षु हमारे और खुल जाएं। और अभी मैं सिर्फ 3 नॉवेल लिख रहा हूँ साइमल्टेनियसली, है ना। 2 क्राइम बेस्ड है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ वाह। कॉमेडी है, और अभी कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, प्लान इंश्योरेंस का होता है। लाइफ प्लान्स नहीं है, जो मन कर रहा है वो करते जा रहे हो। प्लान नेवर। यू अरे वाह। शुड बी स्पॉन्टेनियस, यू शुड बी रैंडम, यू शुड बी आपको ना छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। आप बचपन में जिस तरीके से चीजें कर पाते थे वो अब नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली, वही मारवाड़ी वाली बात है, कुछ माती जरूरी है जिंदगी में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। सो टेक अवे हमारा यही, कुछ मादी करते रहो। कुछ माती करते रहो यार। आज बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है। मैंने तो 3 चीजें सीखी है। पहली बात, हंस के करो, रो के करो, करना पड़ेगा। करना आपको पड़ेगा। जो मन करे करो, बट करना पड़ेगा। और कोशिश तो ये करो कि हंस के ही कर लो, क्योंकि रो के करोगे तो कोई सुनेगा नहीं उस चीज़ को। हंस के लोग, जैसे आप ये शो सुन लेते हो, जब हंसते होते हैं, बातें करते होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस बात करते हैं तो आप लोग भी नहीं सुनते हो। ये चीज़ कुछ मादी करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एक बड़ी बहुत अच्छी चीज़ आपने मुझे बताई थी। वो शेर बताया था मैंने। हाँ, शेर एक बार वापस प्लीज़। गुरूर एक मर्ज है जिस पर कोई दवा ना काम करे। हाँ। गुरूर एक मर्ज है जिस पर कोई दवा ना काम करे, वो शहर छोड़ दो दानिश जहां लोग तुम्हें सलाम करें। दादा थैंक यू सो मच। आज बहुत ज़्यादा मज़े आए आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है मेरे को भी शहर छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मज़े आ गए आज के इंटरव्यू में। हाँ,